Good morning, friends. Welcome to Vidyashram Online. Today's topic of physics is uses of the dimensional equation. We will discuss about some best uses what comes in our syllabus. So I discuss here 4 different uses what we can do with the dimensional formula that we will learn in the last video. Number 1 is the checking of the correctness of equation. Listen, this is a very simple technique. When a formula or a equation given to you, you just have to find out the dimensions of both sides, and if you are getting is equal, that means the equation is dimensionally correct. मीन्स कि आप जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पर, सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है एनर्जी E equal to half m and v square. So there be two separate portion of this equation. One is the left side is the energy and the other side is half, that is a coefficient numeric values. M is the mass and v is the velocity. So now if we would like to find out the correctness of this formula, we have to find out the dimensions of both sides. So energy की dimensions आपको पता होता है m1 L1 L2 और T minus 2. Okay, like that, m1 L2 T minus 2. This belongs to energy. अब यहां देखें आप, इस वाले पोर्शन के अंदर हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती. m को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ m से, क्योंकि ये मास है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है LT minus 1 होता है. लेकिन अब यहाँ स्क्वायर भी हो रहा है तो आप इधर भी स्क्वायर कर दिया. इट becomes same, m1 L2 T minus 2, same that side, m1 L2 T minus 2. So well, by RHS and LHS dimensions it is dimensionally correct. अगर कभी कोई ऐसा इसमें केस फंस जाता है जिसमें आपको डायमेंशंस जो है सपोज मोर देन वन क्वांटिटीज और उनको ऐड किया गया और सब्सट्रैक्ट किया, लाइक कि सपोज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा कोई इक्वेशन है. देखिए इसमें प्लस का साइन बीच में आ रहा है या माइनस का भी आ रहा हो. ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे कि द क्वांटिटीज कैन बी ऐड और सब्सट्रैक्ट विच हैविंग सेम डायमेंशंस. ऑब्वियसली देखिए आप 1 किलोग्राम में 20 ग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, 1 टन में 5 मिलीग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बोथ आर मास. लेकिन आप 1 आवर में 2 किलोमीटर को ऐड नहीं कर सकते, बोथ आर सेपरेट क्वांटिटीज. तो वही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो. अब आप यहां देखें कि अगर u स्क्वायर में 2as को ऐड किया हुआ है तो हमें यह भी चेक करना है कि u स्क्वायर की डायमेंशन 2as के बराबर आ रही है या नहीं. अगर ये 2as और u स्क्वायर दोनों की डायमेंशन बराबर है, मतलब कि ये हुआ कि फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स आएगा. तो आप यहां देखें u स्क्वायर में u स्क्वायर जोड़ेंगे तो u स्क्वायर आएगा, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर में वेलोसिटी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा. बाय दैट यू कैन फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ दिस, कि हमें उसके हर सेगमेंट की अलग अलग डायमेंशन निकालनी पड़ेगी. जैसे आपने LHS की निकाली तो सिर्फ v स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड करेंगे, लेकिन जब RHS सॉल्व करेंगे तो इसमें u स्क्वायर भी आएगा और 2as, दोनों की डायमेंशन सेम आनी चाहिए और वो इसके भी इक्वल होनी चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. नाउ वी कम ऑन द सेकंड वन. द सेकंड पार्ट इज टू फाइंड आउट द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल कांस्टेंट. अब इसे देखें, इसका मतलब ये होता है कि डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से ही आप किसी कांस्टेंट या फिर किसी और क्वांटिटी की डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी आपको नहीं पता हो. जैसे सपोज करो कि मुझे डायमेंशन निकालनी है सपोज फ्रीक्वेंसी की, तो मैंने एक फॉर्मूला ले लिया E इज इक्वल टू एच न्यू. अब इसमें ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और या सपोज इसमें एच भी आ रहा है, एच की डायमेंशन आपको नहीं पता. सपोज मैं कांस्टेंट की डायमेंशन ही निकाल रहा हूं, तो कांस्टेंट में मैंने ये h ले लिया. अगर ये h की डायमेंशन मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, e की डायमेंशन यहां पुट करो और न्यू की डायमेंशन इसमें पुट कर दो, तो न्यू को डिवाइड करेंगे तो h की डायमेंशन मिल जाएगी. तो बाकी की डायमेंशन पुट करके बाय सिंपल मैथमेटिक्स वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दैट कांस्टेंट. अब ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमें नहीं पता हो तो वो कैसे निकालेंगे. सपोज हमें मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है, p इक्वल टू m इंटू v. अब यहाँ m की डायमेंशन पुट करो, v की डायमेंशन पुट करो और p की डायमेंशन मिल जाएगी. कैसे मिलेगी, देखिए m की डायमेंशन में देता हूँ केवल कैपिटल M और v की डायमेंशन होती है L1 T minus 1, और ये दोनों पुट करेंगे तो m1 L1 T minus 1 डायमेंशन ऑफ मोमेंटम. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन डायमेंशनल फॉर्मूलेज की हेल्प से किसी और क्वांटिटी या फिर किसी फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारा हो गया सेकंड यूज. ठीक. थर्ड होता है कन्वर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू वन फ्रॉम वन डायमेंशन सिस्टम टू दी अनदर वन. अब कैसा होगा, जैसे सपोज करो आपको वेलोसिटी दी हुई है v
और ये v आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ एक सिस्टम ऑफ हो गया, यूनिट हो गया। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, किलोमीटर में यहाँ डिस्टेंस को और आवर में टाइम को मेजर किया गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कन्वर्जन होता है, अब ये तो बहुत सिंपल, क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हैं, किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और आर को सेकंड में। कैसे करेंगे, देखिए 30 तो 30 की जगह है इसी, इस किलोमीटर को आप लिख देंगे 1000 ऑफ मीटर और इस आर को आप लिख देंगे 3600 सेकेंड। तो जो भी इसको सॉर्ट आउट करने वाला आता है, ये आपका वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड। पर ये तो वैल्यू आपने डायरेक्टली सीखी होगी, ये यूनिट्स वो थी जो आप बचपन से काम में लेते थे। पर अब अपन इनको प्रोफेशनली डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। नाउ वी विल सी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, इसके दो पार्ट होते हैं भाई। दो पार्ट कौन कौन से, एक पार्ट तो होता है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू n, ये वैल्यूज है। दूसरा पार्ट होता है इसकी एक यूनिट u, और इन दोनों को आपको हमेशा एक साथ लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, जैसे मैंने 1 मीटर लिखा, तो ये 1 जो है ये तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और मीटर जो है वो उसका यूनिट सिस्टम हो गया। अब ये यूनिट सिस्टम डिफर हो सकता है, डिफर होता है तो उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू बदलती है। जैसे मैं लिखता हूं उसको 100 सेंटीमीटर। नाउ दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि यही वैल्यू मैंने यहां लिखी है, बट यूनिट सिस्टम चेंज हो गया तो वैल्यू बदल गई। इसी तरह से अगर मैं मिलीमीटर यूज करूं तो 1000 ऑफ मिलीमीटर, या मैं किलोमीटर यूज करूं तो 1/1000 ऑफ किलोमीटर। अब आप देखें ये सारी वैल्यूज इक्वल लिखी हुई हैं, और इक्वल लिखने में क्या फर्क आया वो देखें आप, कि जैसे ही मैंने यूनिट सिस्टम को डिक्रीज किया तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, और भी देखें यूनिट सिस्टम को और डिक्रीज किया, मीटर से सीधे मिलीमीटर और न्यूमेरिक वैल्यू। इसी तरह से अगर मैंने यूनिट सिस्टम को इंक्रीज किया है मीटर से किलोमीटर, तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो गई। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये उसके यूनिट जो हमने यूज करी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, यही बात है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये n इंटू यू, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सब बराबर ही आपस में। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक यूनिट सिस्टम और साथ में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये हमेशा कांस्टेंट है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी उतनी रहेगी चाहे उसे किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए। तो अब इसको अपन यूज करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन ऑल्सो written as n1 u1 is equal to n2 u2 is equal to n3 u3, और इसी को आगे आपको सोन, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। और इसके ये फॉर्मूला हमारे लिए काम आएगा किसी दूसरे सिस्टम में जो हम क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, वो n1 u1 अपॉन u2 ऐसे निकल जाएगी भाई इस इक्वेशन से। तो मैंने यहां से एक इक्वेशन डेवलप करी। अब ये u1 u2 जो है ये प्रॉब्लमेटिक बात है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, u1 और u2 यानी कि ये जो हमने डायमेंशंस के साथ में यहां इसका यूनिट लिखा है, इस यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये देखिए आप n1 की जगह तो n1 है इसी, n2 की जगह यानी सॉरी n2 हमें निकालना है, u1 की जगह हम एक डायमेंशन सिस्टम यूज कर लेते हैं m1 l1 t1, और u2 की जगह वही डायमेंशन सिस्टम l2 m2 l2 और t2 हम यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, अगर डिस्टेंस है तो सभी डिस्टेंस है, फोर्स है तो सभी फोर्स है, मोमेंटम है तो सभी मोमेंटम है, वर्क है तो सभी मोमेंट वर्क है, तो इसलिए इनकी डायमेंशंस जो है वो सेम रहेगी। अब डायमेंशन सेम का मतलब क्या होता है, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, तो ये a b c सेम रहेगा। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं अपन n2 इज इक्वल टू n1, और आप अगर बेस सेम हो, देखें सॉरी पावर सेम हो तो कॉमन लगा सकते हैं पावर, m1 अपॉन m2 की पावर a और l1 अपॉन l2 इसकी होल पावर b और t1 अपॉन t2 की होल पावर c। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसके हेल्प से आपको ये पूरा इंडिकेट करता हूं। तो एग्जांपल में हमने क्या लिया, सपोज हमारे पास में है हमारे पास g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और मुझे इसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो MKS सिस्टम है, आप देखेंगे, ठीक है। मुझे इसे कन्वर्ट करना है CGS में। अब CGS सिस्टम वी नो अबाउट कि व्हाट इज CGS सिस्टम। तो दोनों में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस क्या कहती है कि क्या गिवन है वो आप जरूर देखें। तो गिवन क्या है, मुझे देखें N1 मुझे गिवन है जो कि 9.81 है, ठीक है। इसके अलावा N2 मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू क्या होगी। अब MKS सिस्टम मुझे गिवन है, गिवन मतलब जो M1 L1 और T1 है वो मुझे गिवन है। M1 मुझे दिया गया है किलोग्राम में, M2 मुझे दिया गया है L1 सॉरी वो दिया गया है मीटर में, और ये दिया गया है सेकंड में। तो ये सिस्टम मुझे गिवन है जो कि MKS है, और जो मुझे निकालना है वो सिस्टम कौन सा है, M2 L2 और T2। अब ये सिस्टम अगर मुझे निकालना है तो आप देखें M2 जो कि मास है, अब मुझे किस में फाइंड आउट करना है, ये ग्राम में करना है। L2 जो कि डिस्टेंस है, ये मुझे करनी है सेंटीमीटर में, ठीक है, और ये करना है मुझे सेकंड में। तो ये सिस्टम मुझे अब फाइंड आउट करना है। तो अब ये सारी वैल्यूज को मैं प्लेस कर देता हूं कहां पे। अब इन सब के साथ मुझे क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ G क्या होती है, M0 L1 और T-2, ये होती है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये सारी वैल्यूज मिल गई मुझे, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं फॉर्मूले में। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, और इनकी डायमेंशंस भी पुट कर देंगे यहां साथ में। तो डायमेंशन है 0, 1 और -2, वो वहां से देख के मैंने डायमेंशन लिख दिए। अब आप वैल्यू प्लेस कर दें। तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 9.81, M1 दिया गया है आपको किलोग्राम में, मुझे बदलना है ग्राम में, पावर है 0, 0 पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये वैल्यू ही डिजिट 1 हो जाएगा। मीटर में मुझे गिवन है, सेंटीमीटर में मुझे बदलना है, पावर दी गई है कितनी, 1, और सेकंड ही है और बदलना भी सेकंड में ही है, कोई इशू नहीं है। पावर -2 है तो ये तो 1 हो गया है, देखें आप दोनों कट सकते हैं। यहाँ ये पावर 0 हो गई, इससे भी हमें रखना नहीं है, 9.81 ये हमारी वैल्यू चल रही है। बाकी को देख लेते हैं। देखिए किलोग्राम, किलोग्राम को आप 1000 ऑफ ग्राम लिख दें और नीचे ग्राम ऑलरेडी है। आप कोई भी करेक्शन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। हमें दोनों को सेम करना है ताकि ये कट हो जाए, पावर सेम लगानी है। मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर पहले से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाए, ऐसा हमें वो करना था। यहाँ दोनों कट हो चुके हैं, तो जो भी अंदर आया है वो 1 है, उसकी पावर -2, हमें कोई लगना नहीं। अब आप देख लें 9.81 तो था ही सही। ये 1000 की पावर 0 है तो ये तो आप 1 हो गया। यहाँ 100 की पावर 1 है तो 100 रहेगा, और किसी की भी पावर 1 की पावर कुछ भी हो 0 होता है। तो आप 9.8 100 से मल्टीप्लाई कर दें 981, तो आप देखें CGS में इसकी वैल्यू 981 हो गया। अब लास्ट यूज देखते हैं इसका, नंबर 4। तो ये यूज है किसी क्वांटिटी की डिपेंडेंस पता होने तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टफेस्ट टर्म है, वो देखें आप। जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल में हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, अब frequency of even an oscillator or like a pendulum depends on suppose mass of bob, ठीक है। पेंडुलम बनाते हैं तो एक छोटा सा मास उस पर लटका देते हैं जो कि ऑसिलेट करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड करता है। मैंने मास के लिए एक सिंबल ले लिया m, एल के लिए एक सिंबल ले लिया एल, और जी भी ले लिया मैंने, यहाँ ये खुद ही एक सिंबल है जी। तो मुझे ये बताया गया है, सपोज इस क्वेश्चन में गिवन है द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, ये बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी एफ डिपेंड्स ऑन एम, एल और जी। अब अगर ये तीनों पे डिपेंड करता है तो इनकी डिपेंडेंस को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये ए बी सी मैंने एज्यूम कर लिया, ये इनकी डिपेंडेंट मतलब मास पर कैसे डिपेंड करता है, तो उसकी पावर हमने एज्यूम कर ली। अब इस फॉर्मूले को एक थोड़ा सा क्लेरिफाई करें, इस प्रोपोर्शनल साइंस को हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा सकते हैं के, एम, एल और जी, पावर वही रहेगी सेम। अब इस इक्वेशन से, यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें ड्राइव करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी सी वैल्यूज। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो पहले अपन क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी LHS साइड में है, तो LHS साइड में फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन M0, L0 और T-1। तो देखिए RHS को देख लेते हैं। अब RHS के अंदर आपके पास में है एक तो M, तो M यहाँ M की पावर M की पावर A है, तो A की पावर लगा देते हैं यहाँ पर। और लेकिन M को जो है डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ। L एक लेंथ है,
तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली फॉर्मूले में, पावर लगा देते हैं बी, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, और इसकी पावर लगा देते हैं सी। अब इनको एक साथ लिख लें तो आप देखें एम की टोटल पावर है एल, और एल के लिए हो गई बी, यहाँ एल के लिए हो गई सी, और टी के लिए हो गई माइनस का 2c। पावर मैंने ऑफ कर दी जो ब्रैकेट रखता है सिंपल मैथमेटिक्स से। तो एम की पावर ए है, एल की पावर बी प्लस सी हो गया, देखें बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और टी की पावर होगी माइनस का 2c। अब यहां मेरे पास में दो इक्वेशन है, ये देखिए आरएचएस इक्वेशन नंबर 1 और ये एलएचएस इक्वेशन नंबर 2। इन्हें कंपेयर कर लें आप, तो देखिए यहाँ एम की पावर ए है तो ए, और यहाँ ए की पावर जो है एम की पावर 0 थी तो ए इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ बी प्लस सी है एल की पावर, और यहाँ एल की पावर 0 है तो बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। और इसी तरह यहाँ पर माइनस का 2c है, ये टी की पावर है, और टी की पावर यहाँ थी माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 आ गया। अब ये तीन इक्वेशन बन गई, और इनसे अपन ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू तो यहाँ से आई गई, बी की वैल्यू अपन इस इक्वेशन से निकालेंगे, पहले सी निकाल लेते हैं। सी इज इक्वल टू, अभी देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2, तो ये सी आ गया आपके पास में। और यहां से आप निकाल सकते हैं बी प्लस का 1/2 इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये वैल्यूज यहां प्लेस कर दें आप, तो एफ इज इक्वल टू के तो है ही सही, एम एल और जी, तो एम की पावर ए है, ए का मतलब 0 हो गया, एल की पावर बी थी तो ये हो गया माइनस का 1/2, और ये हो गया प्लस का 1/2 सी जो पावर थी वो, तो तीनों पावर रख दी। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एफ इज इक्वल टू के की पावर हम फाइंड आउट करेंगे प्रैक्टिकल एनालिसिस से। तो m लिखने की जरूरत नहीं, पावर 0 हो गई, इस l को नीचे ले जाएं तो g की पावर 1/2, और यहाँ l की पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो k अंडर रूट g/l। इस तरीके से आप जो है ये फॉर्मूला डेराइव कर पाए फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब ये एक मेथड हो गया जिसमें हमें पहले डिपेंडेंस मेजर कर लेनी है या मेंशन एज्यूम कर लेनी है, और बाद में दोनों तरफ की डायमेंशंस को कंपेयर करके हमें तीन इक्वेशंस बनानी है, और उससे इन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इस तरीके से आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एग्जांपल दिया है मैंने, आप इसकी तरह और एग्जांपल्स